Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel that is One Educational। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आपको मैथमेटिक्स का वीडियो मिल रहा होगा और केमिस्ट्री का भी 2 वीडियो मिल गया होगा। मैंने हाइड्रोकार्बन 01 और हाइड्रोकार्बन 02 बना रखा है। यदि वो सारा वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होगी वो सर आपको कवर करवा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी है। ट्रिग्नोमेट्री पर 4 वीडियो बन चुके हैं अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके उसको देखें। और वहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आपको बताए गए हैं और साथ ही साथ थ्योरी तो बताए ही जाएंगे। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा और भी जितने भी एडवांस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी वहाँ पर बताए जा रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो, एनसीईआरटी ओलंपियाड केबीपीवाई में पूछे जाने वाले सभी तरह के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यदि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक क्लास 10th में कोई भी साइंस का सिलेबस टच भी नहीं किया है, ना ही वो फिजिक्स पर है, ना ही वो केमिस्ट्री पर है, ना ही वो बायो पर हैं, अभी तक उनसे एक भी चैप्टर अछूता है या पढ़ भी लिए हैं तो उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आया है, एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप सही जगह पर आए हैं। आपके लिए वीडियो कारगर साबित होगा और कोई टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि वीडियो कंटिन्यू डाला जाएगा तो ये बहुत ही कम समय में मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं मैं उसको बहुत ही कम तरीका और शानदार तरीका से ख़त्म करवा दूँ। क्षमता इतनी है कि बोर्ड पर हर एक लिखी हुई बात को आपको दिमाग में उतार दूँगा। बस आपको नज़रें स्क्रीन पर ही रखना है, आपको इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है। और जितने भी वीडियो आएंगे बस आपको फॉलो करते जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाइट में सबसे पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सेकेंड चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और थर्ड चैप्टर है कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड या वंडरफुल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सारे चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं। यह केवल फिजिक्स का वेटेज है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेसिटी के बारे में पढ़ना है। और जो फिफ्थ चैप्टर है इसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेसिटी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेसिटी दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर मैग्नेट के बारे में भी आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक में तो पढ़ेंगे एम्पियर, ओम्स लॉ, जितने भी रिलेटेड चीज़ें होती है यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और छठा चैप्टर का नाम है रिसोर्स, जिसमें जितने भी तरह के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, मानव निर्मित स्रोत होते हैं, मैन मेड और नेचुरल जितने भी तरह के रिसोर्सेस होते हैं आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। जैसे नवीकरणीय हो गया, अनवीकरणीय हो गया। इसके साथ ही बहुत ऐसे चीज़ें मिलेगी जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूशन, ये सारा चीज़, यानी कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। और साथ ही साथ लगभग इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चले यहाँ से लाइट के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी आपको बातें बताई जा रही है वो सारी बातें मैं पहले से लिख कर लाया हूँ। और आप ये ना समझे कि यानी कि आप योग्यता पर सवाल ना करें, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर लिखूँगा तो 5 मिनट की जगह पर उसी चीज़ को लिखने में 15 मिनट 20 मिनट समय लग सकते हैं। पहले से लिखा हुआ रहेगा तो बहुत समय की बचत होगी और मैं आपका गोल्डन टाइम खाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें लिख कर लाया गया है। और एक एक चीज़ पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। नेचर ऑफ लाइट, तो देखिए, जो लाइट की उत्पत्ति होती है ये करीब न्यूटन के बर्थ के बाद होता है। न्यूटन का बर्थ हुआ था 16वीं शताब्दी में न्यूटन का बर्थ हुआ था और 17वीं शताब्दी में उसकी डेथ हुई थी। 1642 में उसकी जन्म हुआ था और 1727 में उसकी मृत्यु हुई थी।
तो उसी समय न्यूटन के समकक्ष एक और वैज्ञानिक आया करता था जिसका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस के बारे में आपने सुना ही होगा, और हाइगेंस का थ्योरी आता है जो कि क्लास 12th में बहुत ही फेमस है। हाइगेंस का वेव थ्योरी आता है। जब उस समय न्यूटन थे तो न्यूटन ने बताया था कि लाइट एक पार्टिकल की तरह होता है, लाइट एक कण होता है। कण यानी कि कण के पास एक द्रव्यमान होता है, और कण जैसे हम लोग के पास एक द्रव्यमान होता है उसी तरह से कण के पास भी क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। तो न्यूटन ने ये बात कही थी। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डी ब्रोगली, हाइगेंस। तो हाइगेंस ने कहा था, उसने न्यूटन की बातों को काटते हुए कहा था कि नहीं नहीं नहीं, लाइट कण नहीं होता है, लाइट पार्टिकल नहीं होता है, लाइट एक तरंग होता है, लाइट एक वेव होता है। और उस समय का सबसे महान वैज्ञानिकों में न्यूटन का नाम लिया जाता था, और हाइगेंस का उतना नाम नहीं था जितना कि न्यूटन का नाम था। तो लोगों ने स्वीकार किया कि न्यूटन ने जो कह रहा है वो सही है, और जो हाइगेंस का बात है वो गलत है। बट हाइगेंस ने अपना जिद नहीं छोड़ा, क्योंकि न्यूटन भी अपने रास्ते पर सही था और हाइगेंस भी अपने रास्ते पर सही था। और बाद में एक्चुअली हुआ क्या, बाद में डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट आया, डी ब्रोगली, जिन्होंने थ्योरेटिकली बता दिया कि न्यूटन भी सही था, हाइगेंस भी सही था। न्यूटन का जो स्टेटमेंट था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और हाइगेंस का जो स्टेटमेंट था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, दोनों की बात सही है। दोनों आपस में लड़ रहे थे कि नहीं, न्यूटन ने बोला कि नहीं लाइट पार्टिकल है, तो हाइगेंस ने बोला कि नहीं भाई लाइट वेव है। तो डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकली बता दिया कि लाइट के पास दोनों चीज़ें होती है, जिसको हम डुअल नेचर के नाम से जानते हैं। कुछ लोग भी डुअल नेचर के होते हैं, आप जानते ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ड्यूअल नेचर, ये डी ब्रोगली ने कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं दिया था। डी ब्रोगली के बाद डी ब्रोगली के ही शब्दों में शिष्य बोल सकते हैं। डी ब्रोगली के ही 2 शिष्य थे जिसका नाम था जर्मर एंड डेविसन। ये जर्मर एंड डेविसन, इन्होंने प्रूव कर दिया, जर्मर एंड डेविसन ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस प्रिंसिपल कहा जाता है। तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई काल्पनिक चीज़, हाइपोथेटिकल चीज़ें होती है जिसको हम कोई काल्पनिक चीज़ें बोल सकते हैं जो कि सच में पॉसिबल नहीं होता है। तो डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस दिया था, और प्रूफ जर्मर एंड डेविसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने किया था। तो लाइट की शुरुआत वहाँ से होती है। तो बाद में देखा गया कि और भी जब वो मॉडर्न कंसेप्ट आए, प्लांक की थ्योरी आ गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मास इक्विवेलेंस का रिलेशन आ गया, तो वहाँ से देखा गया लाइट का एक सटीक डिफिनेशन निकल करके आता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट होता है वो छोटे एनर्जी पैकेट से बना होता है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। उसको एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और उसी क्वांटा को दूसरे शब्द में हम फोटोन भी बोल सकते हैं। फोटोन बोलिए या क्वांटा बोलिए, दोनों बहुत ही फेमस चीज़ है। क्लास 10 तक फोटोन कहा जाता है। जब भी आप क्लास 10 को पार करेंगे तो तुरंत वहाँ पर उसको क्वांटा बोला जाता है, और उसी क्वांटा से फिर क्वांटम फिजिक्स की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर क्वांटा है, या इस चीज़ को आप फोटोन भी बोल सकते हैं। फोटोन क्या होता है भाई, तो फोटोन जो लाइट होता है, लाइट छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, और उसको पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का पैकेट यानी कि ऊर्जा का पैकेट, जिसको क्वांटा बोलते हैं, उसी को दूसरे सेंस में फोटोन भी बोला जा सकता है। तो कहा गया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए ये कहाँ सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मत जाइए। इसके बारे में जाइएगा तो इसकी एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। बस डिफिनीसन लिखना है, डिफिनीसन आप लिखिए। आप लिखते हैं कि लाइट छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, इन सभी के बारे में आप लिखिए, क्योंकि बोर्ड में आपसे 2 ही नंबर में पूछे जाएंगे कि प्रकाश क्या होता है, परिभाषित करें। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। यदि 5 नंबर में पूछेंगे कि प्रकाश क्या है, इन सभी बातों को लिख कर चले आइएगा। ग्रांटेड है कि आपको फुल नंबर मिलेंगे। बोर्ड में नंबर मिलते हैं, बोर्ड के जो नंबर होते हैं और जो कंपटीशन के नंबर होते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बोर्ड का जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करते समय ये देखता है कि कैंडिडेट्स ने एनसीईआरटी कीवर्ड का यूज किया है कि नहीं। यदि आप बोर्ड के सारे प्रश्नों को उत्तर लिखते समय एनसीईआरटी के कीवर्ड का यूज करते हैं, एनसीईआरटी के कीवर्ड यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज़ द कीवर्ड ऑफ एनसीईआरटी।
and this is photon, quanta and non-mechanical wave. What do you mean by non-mechanical wave? Non-mechanical wave वो होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि साउंड हो गया, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लाइट होता है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, यानी कि लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव कहा गया और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहने का मतलब कि वैसे पार्टिकल्स जिनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी लगते हो, मैग्नेटिक फोर्सेस भी लगते हो, उनको कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी वस्तु है तो उनके ऊपर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश किस कारण होता है? तो आवेश फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो कोई भी वस्तु के बीच जब आवेश उत्पन्न होता है तो उनके बीच में विद्युत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स समझिए, ये काम करने लगता है। और मैग्नेट में क्या होता है, जो चुंबक होता है उसमें पोल उत्पन्न होता है, ध्रुव उत्पन्न होता है, जिसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहा करते हैं। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल में उनके कारण भी आपस में क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसको आकर्षण का बल या विकर्षण का बल कह सकते हैं। आपने चुंबक सटा करके देखा होगा, जब कभी कभी दो चुंबक को आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और कभी कभी वो दूर भागता है। तो जब दोनों चुंबक एक दूसरे के साथ चिपके तो समझ जाना है कि हमने एक का साउथ और दूसरे का नॉर्थ पोल को इकट्ठा किया था, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। और जब दोनों चुंबक एक दूसरे को ऐसे कर दे तो समझना है कि हमने एक ही पोल को ला दिया है, यानी कि इसका भी नॉर्थ, इसका भी नॉर्थ, इसका भी साउथ, इसका भी साउथ, दोनों आपस में आएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। और रेडिएशन का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित वस्तु जब वो वेग को धारण करता है, जब वो वेलोसिटी को गेन करता है तो अपने एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, अपने एनर्जी को इमिट करता है। और जो एनर्जी इमिट करता है तो वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। और बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को बर्बाद किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो वही यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपने एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, अपने एनर्जी को निकालते हैं। तो लाइट का एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन आपको मिल गया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ए नॉन मैकेनिकल वेव। चलिए इतना तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने आपको बताया है कि लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर, ये एनसीईआरटी का कीवर्ड है। डुअल नेचर को आप लाइट के बारे में लिखना हो तो आप डुअल नेचर के बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसके बिना लाइट की परिभाषा अधूरी है। जब तक आप डुअल नेचर नहीं लिखेंगे, लाइट का कितना भी डिफिनेशन आ जाए, डुअल नेचर रहेगा, ग्रांटेड फुल में फुल नंबर मिलने वाला है। एनसीईआरटी का आप कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, नहीं करने के बाद जैसे कि मान लेते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा और 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने 5 लाइन लिखा और 5 लाइन में प्रत्येक लाइन में आपने एनसीईआरटी कीवर्ड का यूज किया है, तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 में 5 नंबर मिल ही जाएगा। यदि आपने 5 के बदला में 10 लाइन लिखा है और एनसीईआरटी का कीवर्ड यूज नहीं किया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 4 नंबर भी मिलेगा, क्योंकि देखा जाता है कि कैंडिडेट्स ने एनसीईआरटी का कीवर्ड यूज किया है या नहीं किया है, कि वो ऐसा ही लिखा जा रहा है, ऐसा ही लिखा जा रहा है केवल पन्ने भरने के लिए। केवल पन्ने भरने के लिए नहीं, आप एनसीईआरटी का कीवर्ड यूज कीजिए, 100% आपको नंबर मिलेगा। और मैं आपको ये भी सजेशन करूँगा, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो देखने के बाद आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ गॉड फॉर यू, एनसीईआरटी इज गॉड फॉर यू नाउ। एनसीईआरटी को आप बाइबल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, जो कहना है सो कहिए। एनसीईआरटी को देखने के बाद ही आपको कोई भी बुक सॉल्व करना है आप सॉल्व कीजिए। आप एच सी वर्मा का 10th का बुक आता है जो कि बहुत फेमस है, उनका न्यूमेरिकल्स बहुत फेमस है। मैं अपने क्लास में एच सी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को ज़रूर रखूँगा, आप एच सी वर्मा के न्यूमेरिकल्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई भी निजी, कोई भी आपको एक पर्सनल बुक्स रखना है आप रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद ही उसको रखिए, पहले आप एनसीईआरटी को देखिए। और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एनसीईआरटी के अलावा और किसी बुक को कवर नहीं कर सकता हूँ, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके एग्ज़ाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो बातें लिखूँगा एग्ज़ाम में वहीं से आने वाले हैं, ये 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे लिखे गए चीज़ का सबसेट ही होगा। तो लाइट डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि होता क्या है कि हम अपने पेरेंट्स के सामने हम अपना बिहेवियर कुछ और रखते हैं और हम अपने दोस्त के सामने बिहेवियर कुछ और रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पेरेंट्स के सामने बहुत
भोला भाला सीधा साधा व्यवहार हम करने लगते हैं, और वही जब हम लोग दोस्त के सामने जाते हैं तो सारा शैतानियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के पास भी डुअल नेचर है। अब हम लोग के पास डुअल नेचर है, उसी तरह से लाइट के पास भी डुअल नेचर होता है। कभी कभी लाइट के बहुत ऐसे प्रॉपर्टी, बहुत ऐसे गुण मिल जाएंगे जो कि उसके पार्टिकल नेचर से डिफिनीशन मिलता है, और कभी कभी लाइट के बहुत ऐसे आपको प्रॉपर्टीज या गुण मिला करेंगे जो कि उसके ये वेव नेचर से डिफाइन होते हैं। जैसे कि लाइट यदि इस तरह से चलने लगे तो इसको वेव नेचर कहा जाने लगता है, और लाइट यदि स्ट्रेट लाइन में चले तब कहा जाता है कि लाइट पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहा है। लाइट यदि सीधा चलने लगे तो कहा जाता है कि लाइट पार्टिकल नेचर की तरफ बिहेव कर रहा है। आपके घरों में जब छिद्र होता है, कहीं होल होता है, तो उस होल से लाइट निकल करके आता है आपके घरों में, तो उस समय जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर की तरफ बिहेव करने लगता है। लेकिन जब बादल गरजता है, बादल गरजने के बाद उस समय की जो लाइट होती है वो लाइट वेव की तरह बिहेव करने लगती है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लाइट के डुअल नेचर के लेकर के, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। बस केवल आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में यदि आ जाए क्वेश्चन कि लाइट के बारे में लिख देना है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर यानी कि इसके पास कण की प्रकृति होती है, वेव नेचर यानी कि इसके पास तरंग की प्रकृति होती है। यदि आपको मीडियम में दिक्कत है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप साथ ही साथ वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए उसके बारे में, क्योंकि एक एक शब्द में आपका एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो छिपा हुआ है, एक एक शब्द में। यदि आप पेन और कॉपी ना लेकर के बैठते हैं तो ये वीडियो भी उसी तरह से चला जाएगा जैसा कि 7 दिन पहले आपने एक मूवी देखा था। जब आप एक मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं लगता है अच्छा उस मूवी में 1 घंटे के बाद क्या हुआ था, कोई अंदाज़ा नहीं। उसी तरह से ये वीडियो भी आपके दिमाग से क्या हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है देखने से, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि जो चीज़ आप खुद से 10 से 12 दिनों में कीजिएगा या 10 से 12 घंटों में कीजिएगा, मैं उस चीज़ को 3 से 4 वीडियो में कवर कर दूंगा। मैं उस चीज़ को आधे घंटे में कवर कर दूंगा। जो चीज़ आप 8 से 9 घंटे में खुद से पढ़िएगा, मैं उस चीज़ को 20 से 25 मिनट में कवर कर दूंगा। इतनी सारे रिसोर्सेस इकट्ठे करने के बाद ये सारे इन्फॉर्मेशंस लाए गए हैं। आप कोई पर्सनल बुक्स को प्रीफर करेंगे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस एक ही जगह आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। चलिए, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं इन्फिनाइट टाइम्स इसको एग्जाम में पूछा गया है। अब 20 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए, उसमें 10 बार पूछा जरूर होगा अलग अलग सेट में कि लाइट का वेग कितना होता है। लाइट का वेग कितना होता है? लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। यानी कि लाइट का जो वेव होता है, लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैक्यूम का वेलोसिटी है। और इसके रिस्पेक्ट में ही जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं उनके लाइट को डिफाइन किया जाता है। और इसी लाइट को लेकर के डी ब्रोगली, जर्मर एंड डेविसन ने बहुत सारी अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, बहुत सारे पोस्टुलेट्स था। न्यूटन का भी बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे। इसका निर्माता हाइगन्स और न्यूटन को ही श्रेय दिया जाता है, क्योंकि न्यूटन ने भी लाइट के बहुत सारे पोस्टुलेट्स को बताया था। और जो इसका 3rd चैप्टर होगा, जिसको हमने वंडरफुल कलरफुल वर्ल्ड कह रखा है, उसमें जो स्पेक्ट्रम नाम का चीज़ होगा, स्पेक्ट्रम में भी न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। यार हमसे ये छूट गया, पैसे नहीं है तो मैं कोचिंग नहीं जा पाऊँगा, वो सारी चीज़ें अब दूर हो गई। सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए। मैं गली मोहल्ले की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर साल के लिए लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठा लीजिए या किसी भी कोचिंग में चले जाइए, लाइट यहीं से स्टार्ट किया जाता है। यहीं से लाइट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहीं से होता है। नेचर ऑफ लाइट ही सबसे पहले आपको बताया जाता है। और मेरा जो वेटेज होगा वहाँ के वेटेज के बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। मैं तो ये श्योर होकर के कह सकता हूँ, बराबर या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा आपको, बस आपको देखते जाना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं पाथ ऑफ लाइट पर।
पाथ ऑफ लाइट पर। सबसे पहले जब न्यूटन के समय लाइट के बारे में कहा जाता था तो कहा जाता था कि लाइट जो है ना वो एकदम सीधे चलती है। लाइट कैसे चलती है? लाइट एकदम सीधे चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट पाथ इज सेड टू बी रे। लाइट एक सीधी पथ में गमन करती है और उस सीधी पथ को किरण कहा जाता है। और जब बहुत सारे किरण पुंज आपस में मिल जाते हैं, जब बहुत सारे किरण आपस में मिल जाते हैं तब उसको किरण पुंज कहा जाता है, जिसको हमने बीम ऑफ लाइट कहा है। यानी कि लाइट इज ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू बी रे एंड ए बंडल ऑफ रेज इज सेड टू बी बीम ऑफ लाइट एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट इज पैरेलल, सेकेंड इज कन्वर्जिंग एंड थर्ड इज डाइवर्जिंग। तो ये पैरेलल बीम क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, ये इसको आपने लिख ही लिया होगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को, जिसको हम पाथ ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट बोल रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे। और इस फिनोमिना यानी कि इस घटना को, किस घटना को, जब लाइट एक सीधे पथ में चल रही होती है, एक सीधे पाथ में चल रही होती है, तो इस इवेंट, इस घटना को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। पता नहीं प्रोपेगेशन, हाँ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ही कहा जाता है। और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में भी बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई है ये प्रीवियस ईयर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। जब आप सेट पर जाएंगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धड़ल्ले से आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अच्छा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, अच्छा इसके बारे में ऐसे लिखाएगा, तुरंत आप लिख करके चले आइएगा। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है, फिर से समझ लीजिए कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की फिनोमिना को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को रे बोलते हैं और बंडल ऑफ रेज को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट 3 तरह का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब समझते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए जब रे एक दूसरे के पैरेलल चलने लगे, जब जो ये पैरेलल ऐसे रे एक दूसरे के साथ ऐसे चलने लगे तो कहा जाता है कि ये जो आपको बंडल, ये जो बीम ऑफ लाइट दिख रहा है इसको बीम ऑफ लाइट ही कह सकते हैं क्योंकि ये बंडल ऑफ रेज है। इन्फिनाइट बंडल ऑफ रेज मिलेंगे, मैंने 4 बनाया, उससे क्या हुआ, इन्फिनाइट है। जब ये एक दूसरे के साथ पैरेलल चलेंगे तब कहा जाता है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। कन्वर्जिंग क्या है, जब बहुत सारे रेज एक किसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगे तब कहा जाता है कि ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। और जब बहुत सारे बीम्स एक पॉइंट से बाहर निकलते हुए प्रतीत होंगे तब कहा जाता है कि ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। देखिए डाइवर्ज का मतलब समझिए, एक्चुअल में वो किसी पॉइंट पर आ नहीं रहा है, वो किसी पॉइंट पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। आता हुआ प्रतीत होना, आपने इस चीज़ को बहुत बार पढ़ा होगा। जब आप इमेज पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि इमेज 2 तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। रियल इमेज में जो किरण पुंज होता है वो किसी बिंदु पर आकर के एकदम मिल जाता है, लेकिन यानी कि स्क्रीन पर आकर के मिल जाता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है वो मिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मिलता हुआ प्रतीत होना? मिलता हुआ प्रतीत होना का मतलब समझिए। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा चीज़ लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो मैं बगल हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे लाइट किसी एक पॉइंट पर मिल गए तब इसको कहा जाएगा कि ये कन्वर्जिंग लाइट है। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस पॉइंट से बहुत सारे लाइट्स निकल रहे हैं तब कहा जा रहा है कि ये डाइवर्जिंग लाइट्स है। निकलना का मतलब जैसे ये इसी तरह से होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको पीछे से इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत करवाया है, इसीलिए कहा जाता है कि जो डाइवर्जिंग होता है इसमें लाइट किसी पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट से वो निकल जाता है। कन्वर्जिंग में एक पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये तो 5 नंबर के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बीम ऑफ लाइट
यानी कि किरण तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की परिभाषा लिखे चित्र सहित। तो किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट, हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उस सीधी रेखा को किरण कहा जाता है। बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 तरह का होता है। पहला का नाम है पैरेलल, दूसरा का नाम है कन्वर्जिंग, तीसरा का नाम है डाइवर्जिंग। पैरेलल वो होता है जिसमें जो बीम ऑफ लाइट होता है एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि प्रत्येक रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। कन्वर्जिंग वो होता है जिसमें किसी पॉइंट पर आकर के मिलने लगे, उसको कहा जाता है कि ये कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग वो होता है जिसमें किसी एक पॉइंट से वो बाहर निकलता हो, यानी कि वो किसी पॉइंट पर आकर मिलता हुआ प्रतीत हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी पॉइंट से निकलना या किसी पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होना, दोनों एक ही बात है। देखिए, ये पॉइंट से निकल रहा है और इसी पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत भी हो रहा है। जहाँ मिलता हुआ प्रतीत होना आता है ना लाइट में, वहाँ डॉटेड लाइन से उसको बनाया जाता है। ज़्यादातर केसे में डॉटेड लाइन ही बनाया जाता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये हो गया आपको बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो हमने इतनी सारी बातें इकट्ठी कर ली है जो कि नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं इमेज को लेकर के। इमेज को डिफाइन करने के बाद फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और ये इसी तरह से ये वीडियो सीरीज आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।